नमस्कार दोस्तों, तो आपका विशाल स्टडी केंद्र पर मैं हूं आपका दोस्त विशाल। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ करने वाले हैं और ये आधुनिक भारत के इतिहास की पहली वीडियो है। साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम के भारत आने से लेकर और आज़ादी मिलने तक की जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन सभी पर इस सीरीज में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आधुनिक भारत के जो इतिहास है उसको हम प्रारंभ करेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन से और समाप्त करेंगे आजादी मिलने तक से। तो साथियों, यूरोपियों के भारत आने से लेकर आजादी मिलने तक जितनी भी घटनाएं भारत में घटित होती हैं और उनसे संबंध में जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं उन सभी की चर्चा इस सीरीज में क्रमबद्ध तरीके से होने वाली है। हम इस इतिहास को कुछ मैप और ट्रिक के माध्यम से भी याद करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से घटनाएं घटित होती है और उसको हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के मैप मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिससे आपको इतिहास याद करने में आसानी हो। चलिए साथियों, इस पहले भाग को हम शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के पहले पार्ट की हम शुरुआत करते हैं कि भारत आने के जो कारण हैं यूरोपियों के वो क्या क्या रहे होंगे। तो साथियों, भारत के संबंध यूरोप से प्राचीन समय से थे। क्रिश्चियन युग शुरू होने से पहले थे। के एक मार्को पोलो नामक व्यक्ति थे जिन्होंने चीन और दक्षिण भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा वृत्तांतों में उन्होंने यूरोप वालों को यह बताया कि भारत जो है वो बेशुमार धन संपदा का धनी देश है और काफी समृद्ध देश है। तो इसीलिए यूरोप वालों की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बढ़ने लगी और वो भारत की तरफ आकर्षित होने लगे। एक कारण ये भी था कि जो तुर्की क्षेत्र था, मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूं कि वर्तमान जो तुर्की था उसके आसपास का क्षेत्र ये तुर्की है दोस्तों, और आसपास का जो कंप्लीट ये क्षेत्र है इसको कहा जाता था मकदुनिया साम्राज्य। ये मकदुनिया साम्राज्य हुआ करता था या बाइजेंटाइन एम्पायर इसको कहा जाता था। तो 1453 में इस साम्राज्य का पतन होता है और तुर्कों का इस भूमि पर अधिकार हो जाता है, जिससे कि भारत से जो यूरोपीय व्यापार होता था इस मार्ग से ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और भारतीय वस्तु यूरोप के लिए दुर्लभ हो जाती है। इसीलिए यूरोप वालों का एक ये भी प्रयास होने लगता है कि क्यों ना हम समुद्र के मार्ग से भारत पहुंचे और भारत के साथ अपने जो व्यापार है उसको प्रारंभ करें। एक अन्य कारण यह भी था कि भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता था उस व्यापार पर कंप्लीट डोमिनेंस या कंप्लीट एकाधिकार जो मोनोपोली थी वो थी इटली की। शहर रोम और वेनिस इस पर एकाधिकार जमाए हुए थे लगभग 12वीं शताब्दी से, और ये दोनों जो क्षेत्र थे ये है इटली और इटली में यही है वेनिस और रोम। तो साथियों, ये दोनों जो क्षेत्र थे ये काफी उन्नत क्षेत्र थे, काफी समृद्ध क्षेत्र थे। तो यूरोप वालों को इस बात की भी थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो इनका डोमिनेंस और इनका जो मोनोपोली थी उसको तोड़ना चाहते थे, उसके एकाधिकार को समाप्त करना चाहते थे और सीधे ही भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। ये दो मार्ग हैं जिनके साथ प्रारंभ में भारत और यूरोप के मध्य व्यापार होता था। पहला मार्ग तो यह है कि भारत से कोई भी वस्तु अरब सागर और इसके बाद फारस की खाड़ी होते हुए स्थल मार्ग से पहुंचती थी तुर्की, और तुर्की से फिर ये पहुंचती थी रोम या वेनिस, और इसके बाद पूरे यूरोप में इस सामग्री का जो सप्लाई है वो की जाती थी। दूसरा जो मार्ग था वो ये था कि कोई भी व्यापारिक वस्तु भारत से अरब सागर होते हुए लाल सागर और लाल सागर से सीधी पहुंचती थी वो एलेक्जेंड्रिया मिस्र में। इसके बाद भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से फिर ये पहुंचती थी रोम या वेनिस में, और फिर यहाँ से पूरे यूरोप में इसका जो वितरण है वो किया जाता था। तो इस प्रकार से जो रोम है इटली का शहर, उसका एकाधिकार था भारत से होने वाले यूरोपीय व्यापार पर। तो अन्य जो यूरोपीय ताकत थी वो इस एकाधिकार को समाप्त करना चाहती थी। तो उन्होंने समुद्री मार्ग का खोज करने का जो प्रयास है वो अपना तीव्र किया और भारत आने के लिए जो उनके प्रयास थे वो अंत में सफल हो जाते हैं। तो साथियों, ये कुछ कारण थे
अब हम बात करते हैं कि भारत आने वाले जो यूरोपीय हैं वो कौन कौन से रहे। तो सबसे पहले जो भारत आने का जो सिलसिला था वो शुरू किया पुर्तगालियों ने। तो यूरोप में अन्य भी जो देश थे वो प्रयास कर रहे थे कि हम कैसे भारत पहुंचे, लेकिन भारत आने में जो कामयाबी मिली वो सबसे पहले मिली थी पुर्तगालियों को। बाद भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय थे डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस और फिर फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ये क्रम आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाल, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिस और फिर फ्रांसीसी। सबसे अंत में आने वाले यूरोपीय थे फ्रांसीसी और सबसे पहले थे पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आते हैं और सबसे बाद में भारत से ये जाते हैं। तो आए सबसे पहले और गए सबसे बाद में। सबसे बाद में भारत आने वाले यूरोपीय कहलाते हैं। साथियों, अब पुर्तगाली जो लोग हैं वो भारत किस प्रकार से पहुंचते हैं, चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। मैप के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत आने का जो सिलसिला है, जो इनकी उपलब्धियां हैं, वो इन्होंने कैसे प्राप्त की। लगभग 1487 की, 1487 में स्पेन, ये है स्पेन और ये छोटा सा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है पुर्तगाल। तो स्पेन और पुर्तगाल, इन दोनों की सरकारों ने व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों को भारत भेजा, जाइए और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करके आइए। तो एक साहसी व्यक्ति बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में पुर्तगाल से इस समुद्री मार्ग के रास्ते होते हुए, इस समुद्री मार्ग से अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे 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 आते हुए ये सीधे पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के जिस स्थान पर ये रुकते हैं उसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप तक समुद्री मार्ग तय करने वाले प्रथम व्यक्ति थे बार्थोलोम्यू डियाज और इसीलिए बार्थोलोम्यू डियाज को केप ऑफ गुड होप का खोजकर्ता कहा जाता है। तो साथियों, जैसे ही केप ऑफ गुड होप पहुंचे तो यहाँ इन्होंने देखा कि इस स्थान पर भी भारतीय जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी भारत से व्यापार किया जा सकता है और इस स्थान से भी भारत पहुंचा जा सकता है। लेकिन इनके पास जो जहाज थे वो काफी जर्जर अवस्था में पहुंच चुके थे और इसीलिए आगे का मार्ग तय ना कर ये सीधे वापस लौट जाते हैं। 1488 में लिस्बन पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी जो पूरी यात्रा वृतांत है उसको सुनाते हैं कि हाँ, भारत पहुंचना संभव है, लेकिन उसके लिए हमें मजबूत जहाज की आवश्यकता है क्योंकि मार्ग काफी लंबा है। इसमें स्पेन के एक और नाविक जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में भारत की खोज करने निकलते हैं, लेकिन ये भारत ना पहुंचकर ये पहुंच जाते हैं सीधे अमेरिका। भारत पाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, अमेरिका। इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका का खोजकर्ता कहा जाता है। तो साथियों, बार्थोलोम्यू डियाज वो पहले व्यक्ति थे जो भारत के मार्ग की खोज करते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचे और यहाँ इन्हें एक उम्मीद जागी, एक आशा जागी कि हम भारत पहुंच सकते हैं। दूसरे व्यक्ति जो भारत के लिए निकले लेकिन पहुंच गए अमेरिका और अमेरिका के खोजकर्ता कहलाए, वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में स्पेन के निवासी थे। अब एक कहानी देखते हैं। साथियों, आगे की कहानी ये है कि बार्थोलोम्यू डियाज ये वापस पुर्तगाल लौट जाते हैं और वहां जाकर अपनी जो भी यात्रा वृतांत है, जो भी मैप है, वो ये ले जाकर इस पुर्तगाल की सरकार को दे देते हैं। पुर्तगाल की सरकार एक नए नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा, उसे संपर्क करती है कि भाई, केप ऑफ गुड होप तक का तो रास्ता हमें मिल चुका है, लेकिन उससे आगे का मार्ग आपको तय करना है, आपको भारत की खोज करनी है। ये कहते हैं ठीक है, मैं भारत जाऊंगा। समुद्री मार्ग से मजबूत जहाजों की व्यवस्था की गई और जो वास्को डी गामा है वो अपने जहाजी बेड़े के साथ इसी मार्ग से होते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचे। अब केप ऑफ गुड होप तक तो इनके पास मार्ग था, जो मैप था उसके ऊपर निशान लगे हुए थे कि भाई यहां तक पहुंचने का रास्ता ये है, लेकिन इससे आगे भारत कैसे पहुंचा जाए। तो यही इन्हें एक व्यक्ति मिलते हैं, अब्दुल मुनीक। वैसे ये गुजराती व्यक्ति थे, लेकिन जब ये वास्को डी गामा से मिलते हैं तो वास्को डी गामा इनसे कहते हैं भाई मुझे जाना है भारत। तो अब्दुल मुनीक कहते हैं कि मैं भारत आपको पहुंचा दूंगा,
लेकिन मार्ग काफी लंबा है और साथ ही साथ जो अरब व्यापारी हैं वो आपको सीधे भारत नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए आपको मैं दूसरे मार्ग से भारत लेकर जाऊंगा जहां अरब व्यापारी आपको नहीं मिले। बोले ठीक है, चलिए हमें आप भारत लेकर चलिए। तो अब्दुल मुनिक वास्को डिगामा को लेकर भारत के लिए मार्ग तय करते हैं और ये सीधे 14 मई 17 मई 1498 को कालीकट पहुंच जाते हैं। कालीकट वर्तमान में केरल में है और ये कालीकट पहुंचते हैं जहां के शासक जमोरिन वास्को डिगामा का स्वागत करते हैं। तो वास्को डिगामा वो पहले यूरोपीय और पहले पुर्तगाली व्यक्ति थे जो समुद्री मार्ग से होते हुए भारत पहुंचते हैं और इन्हीं को कहा जाता है भारत का खोजकर्ता। जबकि वास्तव में वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। हम भारत पहुंच जाते हैं कालीकट और कालीकट के जो राजा होते हैं जमोरिन वो इनका स्वागत करते हैं। डिगामा कालीकट से मसालों का व्यापार करते हैं और वापस ये अपने देश पुर्तगाल के लिए लौटते हैं उसी मार्ग से। तो ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है इस मार्ग से होते हुए वापस आते हैं और पहुंच जाते हैं अपने पुर्तगाल। तो आने और जाने में जितना भी इनका खर्च हुआ उससे 60 गुना ज्यादा मुनाफा ये इस सफर में इस व्यापार के साथ कमाते हैं। काफी मुनाफे वाला था। जो यूरोपीय थे, जो पुर्तगाल वासी थे, उनको इससे और भी उम्मीद जाग जाती है कि भाई ये व्यापार काफी मुनाफे वाला होने वाला है। इसी चीज को मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसके। तो पुर्तगाल जो देश है वो यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित है और भारत पहुंचने में ये सबसे पहले सफलता प्राप्त करता है। भारत आने में जो पुर्तगालियों के संघर्ष थे वो ये थे कि पुर्तगाल के एक राजकुमार थे हेनरी, जिन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में लगा दिया। दूसरा जो प्रयास किया था वो बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में किया था, लेकिन वो केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाए और इसके बाद वो वापस पुर्तगाल लौट गए। अगले व्यक्ति जो भारत के लिए निकले उनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन वो 1492 में अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका के खोजकर्ता कहलाते हैं। इस बाद में जो व्यक्ति भारत आते हैं उनका नाम था वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा पहले पुर्तगाली व्यक्ति थे जो भारत आते हैं और भारत के खोजकर्ता कहलाते हैं। वास्को डिगामा के बारे में जितनी बातें मैंने आपको बताई थी वो सारी इसमें लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वास्को डिगामा इनके साथ भारत पहुंचते हैं अब्दुल मुनिक के साथ। अब्दुल मुनिक इनके पथ प्रदर्शक होते हैं, इनके गाइड होते हैं जो इन्हें कालीकट ले जाते हैं और कालीकट में जमोरिन इनका स्वागत करते हैं। वास्को डिगामा ने 60 गुना मुनाफा कमाया इस पूरे व्यापार से और डिगामा को ही भारत का खोजकर्ता कहा जाता है। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत 1502 में आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आए। अब वास्को डिगामा से आगे आने वाले जो पुर्तगाली हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। वास्को डिगामा ये वापस लौट जाते हैं और अपने देश में जाके ये सारी बातें, सारी व्यवस्थाएं जो भारत में इन्होंने देखी उनके बारे में ये बताते हैं। तो पुर्तगाल की सरकार एक और व्यक्ति को और अधिक अधिकार देकर और काफी बड़ा जो जहाजी बेड़ा था उसके साथ भारत के लिए भेजती है। तो पुर्तगाल की सरकार एक अगले व्यक्ति को भारत भेजती है व्यापार करने के लिए और उनका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। तो साथियों पेड्रो अल्वारेज जो कैब्राल है वो ब्राजील के खोजकर्ता हैं, इन्होंने ही ब्राजील की खोज की थी। सन 1500 ईस्वी में पुर्तगाल की सरकार के निर्देश पर अल्वारेज कैब्राल इसी मार्ग से केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ये पहुंचते हैं कालीकट और कालीकट में जो जमोरिन का शासन था वहां पर जाकर ये व्यापार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन तभी जो अरब के व्यापारी थे उनको भनक लग जाती है कि जो यूरोप वाले हैं वो सीधे ही भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। इसलिए अरब के जो व्यापारी थे, जो अरब की सेनाएं थी, वो हमला कर देते हैं अल्वारेज कैब्राल के बेड़े पर। इनके बेड़े में 13 जहाज और लगभग 1200 लोग शामिल थे। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल अपनी स्थिति कमजोर देखते हुए वो सीधे कालीकट को छोड़ देते हैं और पहुंच जाते हैं कोच्चि। तो कालीकट का पड़ोसी जो राज्य था वो था कोच्चि। तो ये सीधे पहुंचते हैं कोच्चि और कोच्चि में जाके अपने व्यापार को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं।
अब अल्वारेज कैब्राल ये बार्थोलोम्यू डियाज के साथ ही भारत आए थे। ये व्यापार करते हैं और ये वापस लौट जाते हैं पुर्तगाल। तो साथियों, पहले पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आते हैं वो थे वास्को डी गामा, जबकि दूसरे पुर्तगाली जो भारत की भूमि पर आए या दूसरे यूरोपीय जो भारत की भूमि पर आए उनका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वह दूसरे यूरोपीय कौन थे जो समुद्री मार्ग से होते हुए भारत पहुंचे, तो उनका नाम क्या होगा? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जिनको ब्राजील का खोजकर्ता कहा जाता है। ये बार्थोलोम्यू डियाज के साथ भारत आए थे और बार्थोलोम्यू डियाज वही है जिन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अब इसको थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। ये दूसरे व्यक्ति थे जो भारत पहुंचे समुद्री मार्ग से। अल्वारेज कैब्राल के पास 13 जहाज और 1200 लोगों का एक बड़ा बेड़ा था और वास्को डी गामा से ज्यादा अधिकार इनके पास थे। कालीकट में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को अरबों के साथ युद्ध करना पड़ा, जिससे कि ये अपनी स्थिति कमजोर देखते हुए कोचीन और कन्नौर में अपने व्यापार को सुरक्षित करते हैं और कालीकट को छोड़ देते हैं। उनके जो मुख्य उद्देश्य थे भारत आने के, एक तो अरब जो कि भारत के साथ व्यापार करते थे और दूसरे इटली वासी जिनका एकाधिकार था भारत और यूरोप के व्यापार पर। उन दोनों के ही एकाधिकार को, दोनों के ही प्रभाव को इनको समाप्त करना था। पहला उद्देश्य तो पुर्तगालियों का ये था। दूसरा उद्देश्य ये था कि ईसाई धर्म का प्रचार भी ये भारत में करना चाहते थे। ये इनके मुख्य उद्देश्य थे। अब देखते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि पुर्तगाल की जो सरकार थी वो भारत के साथ व्यापार करने की काफी अधिक मंशा में थी कि हमें भारत के साथ काफी जोर शोर से व्यापार करना है। तो की सरकार भारत के साथ व्यापार करने के लिए अपने गवर्नर या वायसराय भारत में नियुक्त करती है कि आप जाइए और भारत के साथ जो भी पुर्तगाल का व्यापार होता है उस सब की बागडोर आप संभालिए। इस क्रम में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय ये बनाए गए थे डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले पुर्तगाली वायसराय थे जिनको भारत में नियुक्त किया गया था। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इन्होंने नीले पानी की नीति, मतलब कि कह सकते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रारंभ किया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है साथियों? इसके लिए मैप के माध्यम समझते हैं। ये ब्लू कलर में आप देख रहे हो ये है समुद्र। वाटर पॉलिसी के तहत कोई भी जहाज जो कि भारत से वस्तु बाहर ले जाता है या कोई भी व्यापारिक जहाज जो भारत के लिए वस्तुएं लेकर आता है, अगर वो समुद्र से गुजरता है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। ये पुर्तगालियों की ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ऐसा जहाज जो पुर्तगाली नहीं है और भारत के साथ व्यापार कर रहा है, उन सभी को अगर समुद्र से गुजरना है तो उन्हें पुर्तगालियों के लिए क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किन्होंने की भारत में? किसने की? तो वो की थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये पुर्तगाली गवर्नर थे जो कि 1505 से लेकर 1509 में ये भारत की भूमि पर पुर्तगाल के वायसराय रहते हैं। साथियों, अगला क्रम ये था कि जब ये टैक्स वसूलने लगे तो पहले से ही व्यापार भारत के साथ कर रहे थे उन लोगों को थोड़ा सा ये बुरा लगा और उन्होंने क्या कहा, भाई हम टैक्स नहीं देंगे। अब इन्होंने जैसे ही टैक्स की मना कर दिया तो 1507 में मिस्र और गुजरात की जो सेनाएं थी, गुजरात की सेनाओं ने अल्मेडा की सेना पर हमला कर दिया और अल्मेडा को पराजित कर दिया। इसी युद्ध में अल्मेडा का पुत्र मारा गया। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का पुत्र 1507 में हुए इस युद्ध में मारा जाता है, जो कि किन किन के मध्य हुआ? एक तरफ थे मिस्र और गुजरात, दूसरी तरफ कौन था? पुर्तगाल का अल्मेडा। रिजल्ट क्या रहता है कि अल्मेडा इसमें पराजित हो जाते हैं और इसी युद्ध में उनका पुत्र भी मारा जाता है। लेकिन अगले ही वर्ष 1509 में तुर्की और गुजरात की जो संयुक्त सेनाएं थी जिन्होंने पुर्तगाली सेना पर हमला किया,
पुर्तगाली सेना ने भी बराबर जवाब दिया और इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। 1507 में पुर्तगाल पराजित हुआ, लेकिन 1509 में पुर्तगाल ने मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया और अपना प्रभाव प्राप्त कर लिया। तो साथियों, 1509 में जो पुर्तगाली सेना थी, जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के नेतृत्व में लड़ रही थी, उन्होंने मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को अरब सागर में पराजित किया और अरब सागर यानी कि हिंद महासागर में अपने प्रभाव को मजबूत किया। और इसी के साथ जो हिंद महासागर था, ये तुर्की सागर के रूप में पहचाने जाने लगा। ये थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की कहानी। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।